क्या आपको चुटकी बजानी आती है? क्या आपको पता है चुटकी के पीछे क्या फिजिक्स है? अगर पता है तो कमेंट करें, और अगर नहीं पता तो इस वीडियो के एंड तक इंतज़ार करें। मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अल्फा साइंस एकेडमी। और आज का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, potential difference is applied across the ends of a copper wire. What is the effect on the drift velocity of the free electrons by number 1 increasing the potential difference and decreasing the length and the temperature of the wire? अच्छा जी, अब सवाल ये है कि एक कॉपर वायर है, कोई भी आप वायर ले लें, जस्ट लाइक दिस कॉपर वायर ले लें। इस कॉपर वायर का के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो और उस वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या असर होगा जब आप पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, और नंबर 2 जब आप उस कॉपर वायर की लेंथ और उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। तो भाई पहले हम केस 1 को देख लेते हैं। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वो कैसे? उसका प्रूफ ये है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, उसका फार्मूला है Vd इज इक्वल टू पोटेंशियल ओवर NEAR। इसमें V पोटेंशियल को, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, E चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एरिया A जो है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉपर वायर, और R जो है उसकी रेजिस्टेंस को शो करता है। इस इक्वेशन की डेरिवेशन फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह ताला डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ अगर हम NEA और R ये सारी चीज़ें, इनके बारे में चूंकि कोई बात ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है। अगर इनको और इक्वल को ख़त्म करके हम प्रोपोर्शनैलिटी लगा दें तो ये जो इक्वेशन है किसमें बदल जाएगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कॉपर वायर में या किसी भी वायर में, वो उस वायर के अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले केस में क्या कहा जा रहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा। तो भाई हमने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करने से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी। अब चलते केस नंबर 2 पर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द वायर। यानी जो वायर है उसकी लेंथ और उसका टेम्परेचर हम अगर कम करें तो उससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी। दोबारा से वही इक्वेशन जो है आप देख लें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला है Vd इक्वल टू V ओवर NEAR। इसमें अब पोटेंशियल की बात नहीं हो रही, NE और A की बात नहीं हो रही, तो ये सारी चीज़ें और इक्वल को ख़त्म करें तो प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी। तो Vd इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस कम होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। अच्छा, अब रेजिस्टेंस कैसे कम होगी? रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यानी R इज प्रोपोर्शनल टू L। जितनी लेंथ छोटी होती है रेजिस्टेंस भी उतनी कम होती है, और किसी वायर की लेंथ जितनी इंक्रीज होगी उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। अच्छा, अभी इस R को, ये वाला जो R है, इसको जब आप L के साथ रिप्लेस करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी? प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर L। अच्छा, अब इस केस में हम लेंथ को कम करेंगे, तो चूंकि ये इनवर्स है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, तो फिर लेंथ के कम होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती है। आगे चलते हैं। फिर कहा जा रहा था कि टेम्परेचर जो है उसके कम करने से क्या इफेक्ट होगा। अच्छा, टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी रेजिस्टेंस जो है ये डायरेक्टली डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। अच्छा, फिर इस इक्वेशन में हम ये वाला जो R है इसको रिप्लेस करेंगे T के साथ, तो फिर Vd इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर T, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा, अब टेम्परेचर फिर कम किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर के कम होने से भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। तो लेंथ और टेम्परेचर को कम करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और पोटेंशियल को जैसे पिछले केस में हमने पढ़ा बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन था, बहुत मजे का। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। डू बेंड्स इन अ वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? एक्सप्लेन। क्या ये जो वायर होती है उसके अंदर पड़ने वाले जो बैंड्स होते हैं, आपको यहाँ नजर आ रहे हैं ये जो बैंड्स हैं, क्या इन बैंड्स के साथ इस वायर की रेजिस्टेंस पे कोई असर पड़ता है? तो जवाब है नो। बैंड्स जो है किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर के अंदर जो बैंड्स पड़ते हैं उनके साथ कोई इफेक्ट नहीं होता उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर। इसका प्रूफ देना पड़ेगा आपको।
आपने रेजिस्टेंस का ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा, R इज इक्वल टू रॉ एल ओवर ए। रॉ जो है इस पे रेजिस्टिविटी है, एल उस वायर की लेंथ है और ए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अच्छा, अभी इसमें से साफ नजर आ रहा है कि जो रेजिस्टेंस है ये लेंथ के साथ डायरेक्टली और एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब बेंड्स जो होते हैं, ये वाले जो बेंड्स पड़ते हैं वायर के अंदर, उस बेंड्स के साथ ना तो उसकी लेंथ में कोई फर्क पड़ता है और ना ही उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई फर्क पड़ता है। तो फिर जब ना तो लेंथ चेंज होगी और ना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा, तो फिर रेजिस्टेंस इन्हीं दो चीजों पे डिपेंड कर रही थी। तो जब यही चेंज नहीं होंगी तो फिर रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस विल रिमेन्स कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स गिवन इन द फिगर्स A and B? What is the tolerance of each? Explain what is meant by the tolerance. अच्छा जी, ये दो फिगर डायग्राम्स में दी हुई हैं और कहा जा रहा है कि भाई इनकी जो रेजिस्टेंस है उसको बताया जाए। अच्छा, अब पहले जो कलर कोड स्कीम है उसका आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट डिजिट फर्स्ट कलर, सेकंड डिजिट जो है फर्स्ट कलर फर्स्ट डिजिट, सेकंड कलर सेकंड डिजिट, थर्ड कलर नंबर ऑफ जीरोज एंड फोर्थ कलर्स रिप्रेजेंट्स द टॉलरेंस। अच्छा, आप वो जो आपने कोड पढ़ा होगा बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटल वेरी गुड वुमन, उसमें ब्लैक ब्राउन जो है, ब्लैक पहला जो ब्लैक होता है वो 0 को रिप्रेजेंट करता है और ब्राउन जो होता है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो इस ब्राउन की जगह क्या आ गया 1। उसके बाद ग्रीन जो है, ग्रीन कलर 5 को रिप्रेजेंट करता है और रेड कलर जो है ये 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने 2 है तो इसका मतलब थर्ड कलर नंबर ऑफ जीरोस, तो 2 है तो 2 जीरोस आएंगी, प्लस गोल्ड जो है इसकी टॉलरेंस 5% होती है। तो ये जो वाला रेजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी 1500 प्लस माइनस 5%। इसी तरह येलो जो है ये 4 को रिप्रेजेंट करता है, व्हाइट 9 को, ऑरेंज 3 को रिप्रेजेंट करता है तो 3 जीरोस आएंगे और सिल्वर जो है ये 10 को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह इसकी रेजिस्टेंस आएगी 49,000 प्लस माइनस 10%। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये था कि जो है इन दोनों की टॉलरेंस क्या है। तो भाई ये जो पहले वाला रेजिस्टर है इसकी टॉलरेंस चूंकि गोल्ड है तो प्लस माइनस 5%, और दूसरे वाला जो है ये चूंकि सिल्वर है और इसकी रेजिस्टेंस प्लस माइनस 10%। और अगर फोर्थ बैंड सिरे से होता ही ना तो फिर हम प्लस माइनस 20% रखते। अच्छा, अब दूसरा सवाल था कि टॉलरेंस का, तीसरा सवाल था कि टॉलरेंस का क्या मतलब होता है। तो टॉलरेंस का मतलब होता है लिखी हुई वैल्यू में जो मार्क्ड वैल्यू होती है, मार्क्ड वैल्यू जो होती है उसमें पॉसिबल वेरिएशन, पॉसिबल परसेंटेज वेरिएशन। जैसे इसमें गोल्ड है तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू आई है 1500, इसमें प्लस माइनस 5% की जो है वो वेरिएशन आ सकती है। इसी तरह 49,000 में प्लस माइनस 10% की जो है वो पॉसिबल परसेंटेज वेरिएशन आ सकती है। सो टॉलरेंस का मतलब है पॉसिबल परसेंटेज चेंज इन द रिटर्न या फिर मार्क्ड वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। Why does the resistance of a conductor rise with temperature? किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के बढ़ने से क्यों बढ़ती है? भाई इसका बड़ा सिंपल और बड़ा खूबसूरत जवाब है कि जो रेजिस्टेंस है ये टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। अच्छा, अभी इसकी लॉजिक्स क्या हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन में हमें जाना पड़ेगा। तो विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ आखिर ऐसा क्या होता है कि उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। सबसे पहली चीज जो है वो रेजिस्टेंस के टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होता है एटम्स का वो इंक्रीज करता है। अच्छा, अब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम्स का क्या मतलब है, जरा मेरे तरफ देखें। एक एटम है वो सिर्फ यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा था इतना सा, जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो इतना ज्यादा होगा। अच्छा, पहला काम तो ये हुआ। नंबर 2, द कोलिजन क्रॉस सेक्शन इंक्रीज, यानी कोलिजन के टकराने की जगह बढ़ गई। अब जरा देखें, पहले वो सिर्फ इतने से हिस्से में टकरा रहा था, यानी यहां से लेकर यहां तक, इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन गुजर रहे थे, उधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन गुजर रहे थे। लेकिन चूंकि अब उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ गया तो अब उसको इस तरफ से आने वाले ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन फेस करना पड़ेगा। नंबर 3, कोलिजन रेट बढ़ जाएगा, यानी जहां पहले सिर्फ 2-4 कोलिजन हो रहे थे अब 10-12 कोलिजन होंगे। तो कोलिजन्स के रेट के बढ़ने से मुराद है कि उनकी तादाद में इजाफा हो गया।
अच्छा, अब और आखिरी बात क्या हुई कि ये सारा कुछ जब होगा तो इसके साथ जो है ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है उस रेजिस्टर की या उस कंडक्टर की वो इंक्रीज हो जाएगी। तो फिर चार चीजें हैं ACCR। ए फॉर फर्स्ट, इसका जो कोड है वो क्या बना, ACCR। ए फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, सी फॉर कोलिजन क्रॉस सेक्शन, सी थर्ड वाला जो सी है उसका मतलब है कोलिजन रेट, और चौथे वाला जो आर है उसका मतलब है रेजिस्टेंस। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है रेजिस्टेंस के साथ। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये चार काम होंगे और फिर ओवरऑल रेजिस्टेंस के ऊपर इसका इफेक्ट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत दफा पेपर का हिस्सा बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन टेस्टिंग वेदर द फिलामेंट ऑफ लाइटेड बल्ब ओबेज ओहम्स लॉ। क्या डिफिकल्टीज हैं इस बात को चेक करने में कि क्या जो फिलामेंट जो है एक लाइटेड बल्ब का वो ओहम्स लॉ को ओबे करता है या नहीं। तो जो सबसे मेन डिफिकल्टी है इस चीज को चेक करने में कि ये जो फिलामेंट है ये ओहम्स लॉ को ओबे करता है या नहीं, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो फिजिकल स्टेट जो है उस लाइटेड बल्ब की और उसके अंदर लगे हुए फिलामेंट की वो चेंज हो जाती है, वो सेम नहीं रहती। यानी फिजिकल स्टेट होने में चेंज आने का मतलब यह है कि उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। अच्छा, टेम्परेचर जब चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगी। अब हम IV ग्राफ का मतलब होता है करंट वोल्टेज ग्राफ जो है वो लाइटेड बल्ब का आपको दिखाते हैं और फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये जो IV ग्राफ है इसमें इस एक्सिस पे हम एक्स एक्सिस पे हम जो है वोल्टेज और Y एक्सिस पे करंट ले रहे हैं, इसलिए इसको हम IV ग्राफ कह रहे हैं। इसको VI ग्राफ भी कहा जा सकता है, इस तरफ कुछ वोल्टेज और इस तरफ करंट भी ली जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि जो चीज़ इंडिपेंडेंट होती है उसको एक्स एक्सिस पे लिया जाए। तो इंडिपेंडेंट क्या था, वोल्टेज, इसलिए उसको हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, और डिपेंडेंट क्या है, करंट, इसलिए उसको एक्स एक्सिस पे लिया, वाई एक्सिस पे लिया। तो इस ग्राफ के दो हिस्से हैं, A to B और फिर B to C। A से B तक को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूरिंग A to B, A से B तक करंट स्टेडी है। करंट स्टेडी होने का मतलब है करंट यूनिफॉर्मली वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रही है। तो ये वाला जो इतना पोर्शन है ये लीनियर है। लीनियर का मतलब है कि दोनों चीजें एक साथ बढ़ रही है, तो दोनों का जो स्लोप होगा A से B तक वो कांस्टेंट रहेगा, और स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब स्लोप रेजिस्टेंट जो है वो कांस्टेंट होगी तो फिर इसका मतलब रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होगी। तो फिर ओहम्स लॉ जो है जिसको हम V = IR पढ़ते हैं वो ओबे करेगा, और इस दौरान जो है वो ये वाली जो डिवाइस है ये ओहमिक डिवाइस के तौर पे बिहेव करेगी। लेकिन B से C के दौरान जो है वो सारा मामला चेंज हो गया। B से C के दौरान करंट अनस्टेडी हो गई, यानी नॉन यूनिफॉर्म होगी। अब देखें वोल्टेज तो बढ़ रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन करंट वाई एक्सिस की तरफ उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही। तो इसका मतलब ये जो स्लोप होगी दोनों चीजों की अब वो पहले जैसी नहीं रही, उसमें चेंज आ गया। तो स्लोप फिर से मैं बताता चलूं रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब है स्लोप क्या वेरी होने का मतलब है रेजिस्टेंस चेंज होगी। तो जब रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी तो फिर ओहम्स लॉ जिसको हम V = IR कहते थे उसके ऊपर क्रॉस लग जाएगा। तो फिर ये V is not equal to IR। तो इसका मतलब है कि इस रीजन में ओहम्स लॉ जो है वो ओबे नहीं हो रहा, तो फिर इस दौरान ये जो फिलामेंट है ये नॉन ओहमिक डिवाइस के तौर पे बिहेव कर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है फिलामेंट के टेम्परेचर में होने वाला इजाफा। तो फिर ये वजह थी भाई, मेन डिफिकल्टी ये थी जो फिलामेंट है उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज होती रहती है। दैट्स वाई कि हम उसको ओहम्स लॉ की कैटेगरी में ओहमिक डिवाइसेस की कैटेगरी में नहीं लेते। क्वेश्चन नंबर 6, इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन अ 500 वाट 220 वोल्ट बल्ब लाइटेड बल्ब देन इन अ 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब। दो बल्ब दिए हैं, एक की रेजिस्टेंस जो है वो एक की पावर 500 वाट है जबकि दूसरे की पावर 100 वाट है। दोनों को एक जैसा पोटेंशियल यानी 220 वोल्ट्स दिए हैं। तो पूछा गया है कि किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। दोनों हम देख लेते हैं, दोनों बारी बारी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। केस 1 जो है उसमें 500 वाट है पावर और वोल्टेज है 220। पावर का फार्मूला होता है V²/R। चूंकि ये केस 1 है इसमें हम P1 V²/R1 ले रहे हैं। V के साथ 1 इसलिए ले रहे क्योंकि दोनों दफा सेम है। इसमें से R1 को P1 के साथ रिप्लेस करते हैं यहाँ, तो फिर ये R1 हो गया V²/R। V की वैल्यू थी 220 और P थी 500। 220 का स्क्वायर लेके 500 के साथ डिवाइड किया, यूनिट क्या आएगा ओहम।
तो आंसर है 96.8 ओम। इसी तरह इस केस में पावर है 100 वाट और वोल्टेज है 220 वोल्ट्स, तो दोनों 220 का स्क्वायर लेके 100 से डिवाइड किया तो आंसर आया 484 ओम। अच्छा, अब क्लियरली पता चल रहा है कि 500 वाट का जो बल्ब था उसकी रेजिस्टेंस थी 96.8 ओम और 100 वाट का जो बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो होगी 484 ओम। तो फिर हमें क्या कहा कि चूंकि R2 जो है यानी 100 वाट बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो 500 वाट बल्ब वाले जो 500 वाट का जो बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस से ज्यादा होगी। इसकी मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ये है कि रेजिस्टेंस जो होती है वो एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो जो 500 वाट का बल्ब होता है उसका फिलामेंट जो है उसका एरिया ज्यादा होता है। एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, जबकि जो 100 वाट का जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट, वो जो स्प्रिंग सा होता है छोटा सा, वो बहुत बारीक होता है। उसका एरिया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम होता है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो डेफिनेटली इस फार्मूले के मुताबिक रेजिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा होगी। ये वजह है कि 100 वाट के बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो 500 वाट वाले बल्ब की निस्बत ज्यादा है। दैट्स इट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बेसिकली तो न्यूमेरिकल था। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब अ सर्किट विच विल गिव अ कंटिन्यूअसली वेरिंग पोटेंशियल। एक ऐसा सर्किट हमें बताएं जिसके अंदर या जिसमें से हम कंटिन्यूअसली वेरिंग पोटेंशियल ले सकते हो। तो भाई इसका आंसर है कि पोटेंशियोमीटर का सर्किट। पोटेंशियोमीटर का जो सर्किट है उससे हम अपनी मर्जी का पोटेंशियल जो है वो ले सकते हैं, यानी इसको हम कंटिन्यूअसली वेरिंग पोटेंशियल के तौर पे यूज कर सकते हैं। इसका जो सर्किट डायग्राम है वो मैं आपको दिखा दूं। ये है सर्किट डायग्राम। और जो पोटेंशियोमीटर है इसको डिवाइस भी कहते हैं, सर्किट भी कहते हैं। और इसमें से जैसे मैंने पहले कहा हम अपनी मर्जी का पोटेंशियल जो है, डिजायर्ड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ले सकते हैं। यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है जिसकी EMF E है और इसके अक्रॉस एक रेजिस्टर है AB। यहाँ पे एक हमने वोल्ट मीटर लगाया है, उसका एक जो टर्मिनल है वो A के साथ और दूसरा टर्मिनल C के साथ कनेक्टेड है। तो जब हम ये वाला जो C है इसको A और B के दरमियान लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड मूव करवाएंगे तो इन दो पॉइंट्स पे A और C पे जो पोटेंशियल होगा वो मिनिमम से मैक्सिमम के दरमियान चेंज होगा। अच्छा, अब पोटेंशियल मीटर का जो वोल्टेज होगा A और C के दरमियान उसका फार्मूला है VAC। AC रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल बिटवीन A एंड C टर्मिनल is equal to R, small r, the resistance between A and C divided by capital R, the resistance between A and B into E, ये वाला जो EMF है। अच्छा, अब जैसे मैं बता रहा था कि जब हम ये वाला जो C है, ये C, इसको C A से B की तरफ हम मूव करवाएंगे। जब C को मैं लेफ्टवर्ड लेके आऊंगा यानी A तक लेके आऊंगा तो ये वाली जो स्मॉल r है वो कितनी हो जाएगी? 0, मिनिमम हो जाएगी। तो अब आप जो है इस R की जगह 0 रखोगे तो 0 ओवर R, ओवरऑल ये फैक्टर 0 हो गया। तो इसकी वैल्यू जो है C को जब हम A पे रखेंगे तो R की वैल्यू 0 होगी और C को जब हम B पे ले जाएंगे, B की तरफ ले जाएंगे तो ये जो R है स्मॉल r वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम स्मॉल रेजिस्टेंस जो है उसको मिनिमम से मैक्सिमम तक चेंज कर सकते हैं। और मिनिमम कितनी है? 0 और मैक्सिमम कितनी है? R। अच्छा, अब जैसे मैंने पहले बताया कि जब हम इस स्मॉल r की जगह 0 रखेंगे तो ओवरऑल जो राइट हैंड साइड है वो 0 हो जाएगी यानी मिनिमम। और जब अब इस स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखेंगे तो कैपिटल R और R कट जाएंगे, पीछे 1 बचेगा। तो ये जो VAC है वो कैपिटल E के बराबर यानी मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो सर्किट है जिसको हम पोटेंशियोमीटर का सर्किट कहते हैं, इसमें से हम अपनी मर्जी का पोटेंशियल ले सकते हैं मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक। और वो जो फैन का जो डिमर होता है जिसकी मदद से हम फैन की स्पीड को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसके अंदर यही सर्किट लगा होता है जिसकी मदद से हम उसकी स्पीड और उसकी जो क्या कहते हैं हवा की जो मिकदार है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन why the terminal potential difference of a battery decreases when the current drawn from it is increased। क्यों ऐसा होता है कि जब हम करंट की वैल्यू किसी भी बैटरी में से जो हम करंट ले रहे हैं उसकी वैल्यू जब हम इंक्रीज करते हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जो एनर्जी डिसिपेशन है जिसको हम एनर्जी लॉस भी कहते हैं वो कम हो जाता है, यानी द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस ड्यू टू एन इंक्रीज इन द एनर्जी डिसिपेशन। ये है जो है वो
बैटरी का सर्किट, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, इसमें ई जो कैपिटल ई है ये इसकी ईएमएफ को और स्मॉल और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करता है। यहाँ लगा वोल्ट मीटर जो है उसके वोल्टेज बता रहा है, और ये जो आर है और इसके ऊपर छोटा सा जो एरो लगा हुआ है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, और ये एस जो है स्विच को शो कर रहा है। अच्छा, अब इसमें से जो टर्मिनल पोटेंशियल है उसका फार्मूला है VT इज इक्वल टू E माइनस IR। VT मतलब टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब होता है एनर्जी यूटिलाइज्ड, जो एनर्जी हमें टर्मिनल का मतलब होता है फाइनली जो आपको कोई चीज हमें मिल रही होती है, और यहाँ जो E है कैपिटल E ये टोटल एनर्जी या टोटल EMF ऑफ द सर्किट है, और माइनस IR जो है एनर्जी लॉस्ट है इनसाइड दैट सेल। अच्छा, अब जरा गौर से देखिए कि जब हम करंट, सवाल ये था कि करंट जब बढ़ेगी तो टर्मिनल पोटेंशियल क्यों कम होगा, तो जब करंट बढ़ेगी तो फिर ये वाला जो फैक्टर है IR जिसको हम क्या कह रहे हैं एनर्जी लॉस्ट, क्योंकि ये माइनस है इसलिए इसको एनर्जी लॉस्ट करें, वो बढ़ेगा क्योंकि ये I और R एनर्जी लॉस्ट के साथ कनेक्टेड है। और जब ये वाला फैक्टर बढ़ेगा तो E में से जब ज्यादा वैल्यू कम होगी तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर होगा, टर्मिनल पोटेंशियल पे। तो इसका मतलब है करंट बढ़ेगी तो एनर्जी लॉस बढ़ेगा, एनर्जी लॉस बढ़ेगा तो कॉन्सिक्वेंटली जो टर्मिनल पोटेंशियल है इस सर्किट का उस पर इफेक्ट होगा। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? हाउ कैन इट बी यूज्ड टू डिटरमिन एन अननोन रेजिस्टेंस? इसको कैसे हम एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? तो भाई व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इसको डिवाइस भी कहा जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहें तो ज्यादा बेहतर है। और इसका जो मेन पर्पस है वो है किसी भी सर्किट में लगाई गई अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना। इसका जो सर्किट डायग्राम देख लें, ये है जी इसकी सर्किट डायग्राम जिसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। इसमें 4 रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, R1, R2, R3 और R4। यहाँ दरमियान में एक गैल्वानोमीटर लगा हुआ है। जब गैल्वानोमीटर कोई करंट शो नहीं करता तो उस वक्त जो इक्वेशन होती है उसको हम बैलेंसिंग इक्वेशन कहते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा, R1 ओवर R2, R3 ओवर R4। अब इस इक्वेशन को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए? तो भाई अगर 3 रेजिस्टेंसेस यानी R2, R3 और R4 का आपको पता हो और आप R1 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इसमें से R2 को दूसरी तरफ ले जाएं। तो ये वाला फार्मूला क्या बन जाएगा, R1 इज इक्वल टू R2 मल्टीप्लाइड बाय R3 ओवर R4। तो इसमें R2, R3 और R4 की वैल्यूज आप लगाएं तो आप R1 यानी अननोन जो रेजिस्टेंस थी उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर इस तरह हम जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसकी मदद से किसी भी वायर की, कॉपर की कोई भी वायर दी जाए आपको छोटी सी, तो आपको कहा जाए कि भाई इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें, तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ उस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। That's it. Thank you very much for watching. Don't forget to like, share and subscribe our video. और जो सवाल था वो ये था कि ये जो चुटकी हम बजाते हैं इसके पीछे क्या फिजिक्स है? तो ये जो चुटकी बजाई जाती है इसके पीछे रेजिस्टेंस है। अगर आप इस दोनों उंगलियों को ऑयली कर दें, ऑयल इसमें लगा दें, तो आप इसको करेंगे तो ये स्लिप हो जाएगी और इसमें ये जो साउंड है ये प्रोड्यूस नहीं होगी। तो भाई जब एक उंगली को दूसरी उंगली के ऊपर जोर से यूं घसीटा जाता है तो वो जो एनर्जी होती है वो एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से साउंड में कन्वर्ट हो जाती है। सो दैट वाज द फिजिक्स। आपको अगर हमारी ये वीडियोस अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।